Hello everyone, today we are going to start a new chapter cell. So the first topic is prokaryotic cell. अब देखिए प्रोकैरियोटिक इसके नाम में ही क्या है, प्रो और कैरियोटिक दो वर्ड्स आ रहे हैं। तो प्रो का मतलब क्या हो गया, प्रिमिटिव, और कैरियोटिक यानी कि कैरियन। तो कैरियन वर्ड किसके लिए हम लोग यूज करते हैं, न्यूक्लियस के लिए, और प्रिमिटिव यानी कि पुराना। ठीक है, तो प्रिमिटिव मीन्स क्या हो गया, पुराना, और कैरियन मीन्स क्या हो गया, न्यूक्लियस। तो यानी कि इसका जो न्यूक्लियस होता है वो कैसा होता है, प्रिमिटिव टाइप का होता है, पुराना टाइप का होता है। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या हो गए, प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल्स हैविंग नॉट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। यानी कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं इनका न्यूक्लियस कैसा होता है, प्रिमिटिव टाइप का होता है, यानी कि इनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस जो है क्या होता है, जिसके पास मेम्ब्रेन हो, पर इनके पास क्या है, नॉट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, यानी कि इनके पास जो न्यूक्लियस उसमें क्या होता है, मेम्ब्रेन नहीं होती है। तो इनके पास कैसा होता है, मेम्ब्रेन लेस न्यूक्लियस होता है। तो आप समझ गए ना, प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या है, इनके पास प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस हो। प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस यानी कि नॉट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, यानी कि मेम्ब्रेन लेस न्यूक्लियस। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से याद रखिएगा कि इन 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो विटेकर ने दिया था, आप लोगों ने पढ़ा होगा, उसमें क्या था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया। उसमें 5 किंगडम्स आते थे, जिसमें से जो किंगडम मोनेरा था उसमें क्या, उसमें सिर्फ प्रोकैरियोटिक सेल्स आते हैं। बाकी के जो 4 किंगडम है उसमें क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल्स हैं, बट सिर्फ मोनेरा में क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं। तो इन 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन ओनली मोनेरा हैव प्रोकैरियोट्स। ठीक है, अब प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं हम, प्रोकैरियोटिक सेल्स की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो दे हैव स्मॉलर साइज सो मल्टीप्लाई रैपिडली, यानी कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं इनका साइज कैसा होता है, छोटा होता है। अब जब कोई चीज़ छोटी है तो वो अगर डिवाइड करेगी तो बहुत ही ईजिली और बहुत ही रैपिडली डिवाइड करेगी ना, बहुत ही जल्दी जल्दी वो टूट जाएगी, बहुत ही फास्टली डिवीजन होगा। तो इसमें क्या है कि इनका जो साइज है वो क्या है, बस स्मॉल है, तो जो डिवीजन होगा वो कैसा होगा, फास्ट होगा। तो दे हैव स्मॉलर साइज तो मल्टीप्लाई रैपिडली। अब जब बहुत ही तेजी से डिवाइड करेंगे तो इससे क्या होगा, इसका सेल साइकिल क्या होगा, स्मॉल हो जाएगा, यानी कि जो सेल साइकिल की जो ड्यूरेशन है वो बहुत ही कम हो जाती है। मिनिमम क्या होता है, 20 से 26 मिनट तक होती है जनरली। बाकी जो है बाकी जो इसकी ड्यूरेशन होती है वो कम ही रहती है। फिर अब द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल इज फंडामेंटली सिमिलर बट दे एग्जिबिट अ वाइड वेराइटी ऑफ शेप एंड साइज, ये इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है। तो मतलब क्या है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है फंडामेंटली तो सिमिलर है, जैसे कि अगर ये रेस्पिरेशन कर रहे हैं तो क्या ज़्यादातर इनकी रेस्पिरेशन की प्रोसेस क्या होगी, सेम होगी। अगर वो रिप्रोडक्शन कर रहे हैं तो ज़्यादातर कैसे, जैसे फिजन के थ्रू करेंगे या फिर सेक्सुअल करेंगे, ऐसा तो है नहीं कि सेक्सुअल करने लगेंगे। तो क्या है कि इसमें जो मतलब वेराइटीज है वो क्या है, ज़्यादातर सिमिलर होती हैं, और बाकी क्या है, दे एग्जिबिट अ वाइड वेराइटी ऑफ शेप एंड साइज। बट इनकी जो शेप और साइज होती है वो बहुत ही डिफरेंट होती है। जैसे कि अगर कोई फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है तो उसके अंदर क्रोमेटोफोर होगा, गैस वैक्यूल होगा। यहीं पे अगर वो नॉन फोटोसिंथेटिक है तो उसके अंदर गैस वैक्यूल और क्रोमेटोफोर ये क्या होंगे, एब्सेंट होंगे। तो इसकी शेप और साइज में क्या आ गया, डिफरेंस आ गया ना। अगर जो है, अगर इसे होस्ट के इम्यून सिस्टम में जाना है और वहाँ पे प्रोटेक्ट करना है तो ये क्या करेगा, एक टफ कवरिंग रख लेगा ग्लाइकोकैलिक्स की। और अगर अटैचमेंट के लिए क्या करेगा, स्लाइम लेयर ले आएगा। तो क्या है, बहुत सारे इसकी जो शेप और साइज में क्या है, डिफरेंसेस आ जाते हैं। हम शेप पढ़ते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स का क्या शेप होता है। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है इनका शेप तो बहुत होता है, मतलब बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट टाइप की शेप होती है, बट मेनली 4 शेप होती हैं। अब वो मेनली 4 कौन कौन सी हैं, जो कॉमन ज़्यादातर जो पाई जाती हैं वो हम 4 डिस्कस कर लेते हैं। पहला इसमें बेसिलस है, बेसिलस यानी कि रॉड लाइक, कॉकस यानी कि स्फेरिकल, विब्रियो यानी कि कॉमन लाइक, और स्पाइरलम यानी कि स्पाइरलम के नाम में निकलना है स्पाइरल, ये कैसी होती है, स्पाइरल लाइक। तो ये 4 शेप है। बेसिलस कैसी होती है, रॉड लाइक, कॉकस कैसी होती है, स्फेरिकल यानी कि गोल गोल, और विब्रियो कैसी होती है, कॉमा, और स्पाइरलम कैसी होती है, स्पाइरल लाइक। अब हम इसके एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल का। तो देखिए पहला एग्जाम्पल इसका क्या है, बैक्टीरिया। अब देखिए हमने यहाँ पे आपको बताया कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में जो मोनेरा है उसमें ही प्रोकैरियोटिक सेल्स पाई जाती हैं। अब अगर आप लोगों ने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा तो उसमें मोनेरा का सोल जो है, सोल मेंबर कौन है, बैक्टीरिया है ना। तो यहाँ पे जब मोनेरा में बैक्टीरिया आता है तो प्रोकैरियोटिक सेल में पहला एग्जांपल क्या हो गया, बैक्टीरिया हो गया। अब ब्लू ग्रीन एल्गी यानी कि बीजीए, माइकोप्लाज्मा जो सबसे स्मॉलेस्ट सेल है। इफ़ यू नो द साइज ऑफ माइकोप्लाज्मा प्लीज कमेंट इट्स साइज। फिर पीपीएलओ हो गया, प्लूरोनिम्यूनोलाइक ऑर्गेनिज्म। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके जो है स्ट्रक्चर को डिस्कस कर लेते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल का जो स्ट्रक्चर होता है उसका एक ओवरव्यू लेते हैं कि जनरली होता कैसा है। तो देखिए सबसे पहले तो इसके स्ट्रक्चर में हम लोग इसके सेल इनवेलप को देखते हैं कि हम लोग आउटर से इसको खोलते हुए चलते हैं, सेल को कैसा दिखता है। तो सबसे पहले इसमें क्या होता है, ग्लाइकोकैलिक्स। ये देखिए आपको जो पिंक से स्ट्रक्चर दिख रही है ये क्या है, ग्लाइकोकैलिक्स है। फिर ये देखिए अंदर की तरफ सेल वॉल है,
जो हमें ब्लैक कलर से दिख रही है ये क्या है, इसकी सेल वॉल है। ये जो ब्लू कलर से दिख रही है क्या है, इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो ये तीनों मिलके क्या बनाती हैं, सेल इन्वेलप बनाती हैं। सबसे पहला क्या होता है, ग्लाइकोकाइलिक्स, फिर होता है सेल वॉल, फिर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब देखिए, अब इसमें देखिए ये आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है बीच में, ये क्या है, न्यूक्लियोइड है। जैसे अब अभी हमने आपको बताया कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं वो क्या होती है, उनका जो उनका न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है, नेक्ड होता है। तो जब नेक्ड होता है तो उसमें मेम्ब्रेन तो प्रेजेंट नहीं होती है, तो उनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो न्यूक्लियोइड की फॉर्म में पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक सेल का जेनेटिक मटेरियल किस फॉर्म में पाया जाता है, न्यूक्लियोइड की फॉर्म में पाया जाता है। अब ये इसका हो गया न्यूक्लियोइड। अब ये देखिए इसमें क्या है, ये इसमें प्लाज्मिड है। प्लाज्मिड क्या होता है, इसका एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है प्लाज्मिड। ये देखिए ये क्या है, राइबोसोम है। और ये देखिए आपको एक धागे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि धागे जैसे स्ट्रक्चर, इसके ऊपर ऐसे बटन्स लगी हैं। तो ये क्या है, ये स्ट्रक्चर कहलाता है पॉलीसोम और पॉलीराइबोसोम। जिसमें आपको धागे जैसा जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये आरएनए है, और ये जो मोती मोती ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा है ये इसके ऊपर जो लगा है ये राइबोसोम है। तो ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, पॉलीसोम और पॉलीराइबोसोम। अब ये देखिए ये क्या है, स्टोर फूड है। ये क्या, इसे हम लोग बोलते हैं इंक्लूजन बॉडीज। अब इसके जो है, अब इसमें ये देखिए राइबोसोम है। कैसा राइबोसोम होता है, इसमें 70S टाइप का राइबोसोम होता है। अब ये देखिए जो इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो ब्लू कलर से, ये क्या हो रहा है, ये क्या कर रही है, ये मॉडिफाई हो रही है, इन्वेजिनेट होके एक न्यू स्ट्रक्चर बना रही है। ये स्ट्रक्चर है मीजोसोम, जो कहाँ से डिराइव हो रही है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से डिराइव हो रही है। ये देख सकते हैं आप लोग। अब ये देखिए ये भी मीजोसोम है। मीजोसोम पे क्या है, ये कुछ हमको लग रहा है कैसे बिंदी बिंदी है, तो ये क्या है, ये इसके ऊपर रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं। क्या होते हैं, रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं मीजोसोम में। तो ये हो गया हमारा मीजोसोम। अब ये देखिए ऐसे ही जैसे मीजोसोम सेल मेम्ब्रेन से डिराइव हो रही है, ऐसे की स्ट्रक्चर है जो सेल मेम्ब्रेन से और डिराइव हो रही है, ये है क्रोमैटोफोर। और इसके ऊपर आपको क्या दिख रहे हैं, कुछ पिगमेंट नुमा स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। तो ये क्या होते हैं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं। तो अगर क्रोमैटोफोर लेकिन ये बात ध्यान रखिए कि क्रोमैटोफोर जरूरी नहीं है कि सभी प्रोकैरियोट्स में हो। अगर वो फोटोसिंथेटिक है तो ये इसमें क्रोमैटोफोर होगा, अगर नहीं है तो इसमें क्रोमैटोफोर एब्सेंट होगा। अब देखिए हमने इसके ये सब स्ट्रक्चर्स देख लिए। अब देखिए इसमें स्ट्रक्चर होते हैं कुछ जो आउटर साइड पे लगे होते हैं, जैसे कि पिलाई, फिमरी और फ्लैजिला। अब पिलाई देखिए ये है और फिमरी ये है। पिलाई और फिमरी को बहुत लोगों को लगता है कि वो मूवमेंट में हेल्प करते हैं, बट ऐसा नहीं है। जो पिलाई और फिमरी होते हैं मूवमेंट में हेल्प नहीं करते हैं। मूवमेंट के लिए सिर्फ फ्लैजिला ही रिस्पॉन्सिबल होता है, पिलाई और फिमरी कभी भी मूवमेंट में हेल्प नहीं करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये क्या है, वैक्यूल्स हैं, गैस। ज़्यादातर तो जनरली इसमें गैस वैक्यूल ही पाया जाता है, वो भी फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में, यानी कि जो प्रोकैरियोटिक सेल फोटोसिंथेसिस करते हैं उसमें गैस वैक्यूल पाया जाता है। और वो भी कब, जब ये अंडर वाटर होते हैं तब। तो इसमें क्या करता है, वो बायोन्सी प्रोवाइड करता है। तो ये हो गया इसका गैस वैक्यूल, यहाँ पे हमने वैक्यूल के नाम से इसे लिख दिया है। अब हमने सारे स्ट्रक्चर इसके डिस्कस कर लिए हैं, जैसे कि पिलाई, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइबोसोम, प्लाज्मिड, मीजोसोम, पॉलीसोम, पॉलीराइबोसोम, इंक्लूजन बॉडी, फ्लैजिला, न्यूक्लियोइड, क्रोमैटोफोर और फिमरे। अब हम इसके एक एक स्ट्रक्चर को डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला स्ट्रक्चर क्या है, सेल एनवेलप। सेल एनवेलप हमने बताया कि 3 लेयर से मिलकर बना होता है, जिसमें सबसे आउटर वाली क्या होती है, ग्लाइकोकैलिक्स, फिर मिडल वाली क्या होती है, सेल वॉल, और थर्ड सबसे इनर साइड पे क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन। यानी कि आउटर टू इनर जाएंगे, सबसे पहले बढ़ेगा ग्लाइकोकैलिक्स, फिर मिडल में सेल वॉल, फिर इनर साइड पे सेल मेम्ब्रेन यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब जो पहला स्ट्रक्चर है इसका ग्लाइकोकैलिक्स, पहले हम उसको डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि ग्लाइकोकैलिक्स जरूरी नहीं है कि सभी प्रोकैरियोटिक सेल में हो। ग्लाइकोकैलिक्स प्रेजेंट भी हो सकती है और एब्सेंट भी हो सकती है। तो उसकी फर्स्ट लाइन यही है कि मे बी प्रेजेंट और नॉट। अभी जो ग्लाइकोकैलिक्स है ये काहे की बनी हुई होती है, म्यूकोपॉलीसैकेराइड की बनी हुई होती है। और ये क्या होती है, ग्लाइकोकैलिक्स 2 टाइप की होती है, या तो स्लाइम लेयर या तो कैप्सूल। यानी कि अगर स्लाइम लेयर है तो इसका स्लाइम लेयर कैसे होती है, एक लूज सी शीट होती है। ठीक है। अगर स्लाइम लेयर है तो क्या करेगी, अटैचमेंट में हेल्प करती है, और क्या करती है, वाटर के लॉस को रोकती है। जैसे अगर कोई प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें से बहुत ज़्यादा वाटर का लॉस हो जाए तो वो क्या होगा, डिहाइड्रेट हो जाएगी, यानी कि वो बिल्कुल सूख सी जाएगी, और फिर क्या होगी, उसमें फिर वो उसकी डेथ हो जाएगी। तो इसीलिए उसमें से एक्सेस पानी का लॉस ना हो, उसको रोकने के लिए इसमें क्या होता है, ग्लाइकोकैलिक्स होता है। कौन से फॉर्म में होता है, स्लाइम लेयर के फॉर्म में। और दूसरा है इसका कैप्सूल। कैप्सूल कैसा, कैप्सूल नाम से पता चल रहा है कि टफ है और थिक है। तो टफ और थिक कैप्सिड जैसा स्ट्रक्चर होता है कैप्सूल। ये क्या करता है, अब देखो ये टफ है तो इसे हम आसानी से तोड़ पाएंगे, नहीं तोड़ पाएंगे ना। अगर स्लाइम लेयर है तो आसानी से टूट जाएगी, अगर टफ है, ठीक है, तो वो आसानी से नहीं टूटेगी। तो ये क्या करेगी, जब वो आसानी से टूटने यानी एक तरह से प्रोटेक्शन दे रही है। तो ये होस्ट के इम्यून सिस्टम से हमें प्रोटेक्शन देती है। जैसे कि कोई बैक्टीरिया वगैरह है, जब वो होस्ट के अंदर जाता है तो होस्ट की इम्यून सिस्टम से वो मर ना जाए, उससे उसे बचाने के लिए, प्रोटेक्शन देने के लिए क्या होता है, काहे की कवरिंग होती है, ग्लाइकोकैलिक्स की। कौन से फॉर्म में, कैप्सूल के फॉर्म में।
अब नेक्स्ट क्या है, सेल वॉल। सेल वॉल क्या है, एक रिजिड और डेड स्ट्रक्चर है। जैसे अभी हम लोग और स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, जैसे मीजोसोम, प्लाज्मिड, राइबोसोम, ये सब लिविंग स्ट्रक्चर होते हैं, बट जो सेल वॉल होती है वो एक डेड स्ट्रक्चर होती है और रिजिड भी होती है। अब सेल वॉल काहे की बनी होती है, तो सेल वॉल बनी हुई होती है पेप्टिडोग्लाइकन, म्यूरिन और म्यूकोपेप्टाइड, ये सारे नाम ही हम ले सकते हैं। बट अब देखिए पेप्टिडोग्लाइकन, पेप्टिडोग्लाइकन इसको अगर हम तोड़ें तो देखिए इसमें क्या वर्ड निकल रहा है, एक तो पेप्टिड, दूसरा ग्लाइकन। पेप्टिड यानी कि आप लोगों ने प्रोटीन के लिए वर्ड सुना होगा कि पेप्टाइड चेन होती है, तो जो पेप्टाइड वर्ड यहाँ पे प्रोटीन यानी कि कहा, प्रोटीन कहाँ से बना होता है, अमाइनो एसिड, तो पेप्टाइड यानी अमाइनो एसिड प्लस ग्लाइकन, ग्लाइकन यानी कि ग्लूकोज यानी कि शुगर, तो शुगर यानी कि पॉलीसेकेराइड यहाँ पे, तो पेप्टाइड यानी कि अमाइनो एसिड और ग्लाइकन वर्ड रिप्रेजेंट कर रहा है पॉलीसेकेराइड को, तो ये अमाइनो एसिड प्लस पॉलीसेकेराइड से मिलकर बनते हैं। ठीक है, अब अमाइनो एसिड में कौन सी होती है, लाइसिन होती है, एल लाइसिन होती है, आर्जिनिन होती है, इस टाइप की अमाइनो एसिड्स पाई जाती हैं। और पॉलीसेकेराइड कौन सी होती है, दो टाइप की होती हैं, नाग और नाम। ठीक है, अब ये नाग और नाम क्या है, ये नाग और नागिन वाला नाग और नाम नहीं है, ये नाग का मतलब है एन एसिटाइल ग्लूटामिक एसिड और एन एसिटाइल म्यूरेमेरिक एसिड। ठीक है, अब देखिए सेल वॉल का फंक्शन क्या है, सेल वॉल का जो मेन फंक्शन है वो क्या है कि शेप देता है और स्ट्रक्चर देता है, सेल को क्या करता है, सेल को शेप और स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, और बाकी दूसरा क्या करता है कि रिजिडिटी भी प्रोवाइड करता है, और क्या करता है, सेल को प्रोटेक्शन देता है कि सेल कहीं बस्ट ना हो जाए या फिर कुछ उसमें इन्फेक्शन ना हो जाए, तो उससे क्या करता है, उसको प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है एक तरह से। तो इसके दो काम हो गए ना, प्रोवाइड रिजिडिटी और प्रोटेक्शन। बाकी इसका जो मेन फंक्शन क्या है कि शेप देता है और स्ट्रक्चर देता है सेल को। अब देखिए सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन क्या है, एक सेमी परमिएबल स्ट्रक्चर है, यानी कि जैसे देखो सेल वॉल है वो तो कम्प्लीटली परमिएबल है, यानी कि उसके अंदर कुछ भी आ सकता है, कुछ भी जा सकता है, बट जो सेल मेम्ब्रेन है वो क्या, सेमी परमिएबल, यानी कि वो सब चीज़ों के लिए परमिएबल नहीं है, वो सिर्फ कुछ ही चीज़ों के लिए परमिएबल है, हर चीज़ के लिए परमिएबल नहीं है, जो जिस चीज़ के लिए परमिएबल है सिर्फ वही चीज़ अंदर आएंगी, और बाकी चीज़ों के अगर इम्परमिएबल है तो बाकी चीज़ें अंदर नहीं आएंगी। ठीक है, तो ये सेमी परमिएबल स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब सेल मेम्ब्रेन क्या है, सेमी परमेबल स्ट्रक्चर है। सेमी परमेबल का मतलब आप लोगों को समझ में आ गया ना कि हर चीज़ के लिए परमेबल नहीं है, मतलब ये हर चीज़ को अंदर एंट्री नहीं देगी, जिसके लिए परमेबल है सिर्फ उसको ही एंट्री देगी। ठीक है, अभी क्या होती है, सेम होती है सभी के लिए, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों के लिए ही सेम होती है। ये ही एक ऐसी स्ट्रक्चर है जो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में इसका जो कंपोजिशन है वो सेम होगा, यानी कि प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है ना, तो सब में ही प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट की ही बनी हुई होगी। अब लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में एक डिफरेंस होता है कि ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है प्रोकैरियोटिक सेल्स में कुछ मॉडिफिकेशंस तो करती है, जैसे कि मीजोसोम और क्रोमैटोफोर, हमने आपको अभी ऊपर दिखाया ही था कि ये देखिए जो मीजोसोम है क्या कर रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही डिराइव हो रहा है, और क्रोमैटोफोर भी क्या कर रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही डिराइव हो रहा है। तो ये क्या करती है, मॉडिफिकेशंस को शो करती है मीजोफोम और क्रोमैटोफोर, बट सिर्फ किसमें, प्रोकैरियोटिक सेल्स में। ठीक है, अब जो है मीजोसोम, मीजोसोम क्या है, मीजोसोम जो है वो तीन स्ट्रक्चर्स में पाई जाती है, एक तो वेसिकल फॉर्म में, या तो ट्यूबुलर फॉर्म में, या तो लैमेला की फॉर्म में। ठीक है, अब देखिए वेसिकल यानी कि इसमें वेसल लाइक स्ट्रक्चर, ट्यूबुलर यानी कि ट्यूब्यूल लाइक, और लैमेला यानी कि इसमें लैमेला की जैसी स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, तो मीजोसोम की क्या होती है, तीन फॉर्म्स पाई जाती हैं, या तो वेसल लाइक, या तो ट्यूबुलर लाइक, ट्यूब्यूल लाइक, या तो लैमेला लाइक। अब देखिए मीजोसोम के फंक्शंस को पढ़ लेते हैं। तो देखिए जब यहाँ पे हमने मीजोसोम की स्ट्रक्चर देखी तो उसमें देखा था कि ये कुछ, ये देखिए बिंदी बिंदी ऐसी स्ट्रक्चर है, ये क्या है, ये रेस्पिरेटरी एंजाइम्स हैं। तो हमने देखा कि मीजोसोम के पास क्या होते हैं, इसके फंक्शंस में इसके पास रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं। अब जो इसके पास रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं इसमें हेल्प करेगा, रेस्पिरेशन में हेल्प करेगा। उसके अलावा ये क्या करता है, सेल वॉल फॉर्मेशन में हेल्प करता है, डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करता है। अब जो डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करे यानी कि दो डीएनए बनाएंगे। अब जब प्रोकैरियोटिक सेल में अगर इससे हमारा डिवीजन हो रहा है, ठीक है, अगर सेल्स डिवाइड हो रही हैं या नई सेल्स बन रही है, तो नई सेल कैसे बनेगी, डिवाइड होगी तो बनेगी। तो जब ये डीएनए रेप्लिकेशन भी यही कर रहा है तो नई सेल बनाने में भी यही हेल्प करेगा ना, तो ये डीएनए रेप्लिकेशन में भी हेल्प करता है, और डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल्स यानी कि न्यू सेल के फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। अब देखिए अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसे सिंपल रूप में रहती है तो क्या सरफेस एरिया बढ़ पाता, नहीं बढ़ पाता, बट अगर ये लैमेले की फॉर्म में आ जाएगी तो क्या इसका सरफेस एरिया क्या होगा, बढ़ जाएगा ना। जैसे देखिए ना, ऐसे ऐसे घुमाव करके स्ट्रक्चर है ना, तो इसमें क्या होगा, इससे सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। तो जब सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो सिक्रेशन वगैरह क्या होगा, और अच्छे से हो पाएगा, तो इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर सिक्रेशन। अब यही मीजोसोम के फंक्शंस हैं, क्या करता है, रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, सेल वॉल फॉर्मेशन में हेल्प करता है, डीएनए रेप्लिकेशन में करता है, डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल्स में हेल्प करता है, और सरफेस एरिया बढ़ाने में भी हेल्प करता है। ठीक है, अब बाकी की जो ऑर्गेनली बच्ची हैं जैसे कि प्लाज्मिड, राइबोसोम,
पॉलीजोम, पॉलीराइबोसोम, इंक्लूजन बॉडी, फ्लैजिला, पिलाई और फिमरी, ये सब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे. स्टे ट्यून्ड फॉर पार्ट 2 एंड इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क इन द कमेंट सेक्शन. लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल.